जय हिंद दोस्तों। सप्लाई सिस्टम में क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन की जो विभिन्न विधियां हैं, तो उनकी जो प्रणाली होती है, उनकी जो सिस्टम होती है, वो कितने तरीके से करते हैं। एसी में, डीसी में। एसी की बात करें तो सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, इन पूरे के बारे में जो उसमें प्रणाली है, सिस्टम है, पूरे के बारे में मैं डिस्कशन कर दिया था। उसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि जो डीसी होती है, तो डीसी में जो प्रणाली हम सर्वाधिक यूज करते हैं वो हमारा टू फेज में उसमें जो मिड वायर है, अर्थिंग वाला है, तो वो वाला हम सर्वाधिक यूज करते हैं। इसमें आपको बताया था कि जो दो वायर मिड सिस्टम है, तो इसमें ये डीसी के लिए क्या है, सर्वाधिक यूजफुल है। और यदि हम एसी की बात करें तो एसी में यदि थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज में जो सर्वाधिक यूज करते हैं, तो ट्रांसमिशन के लिए हम थ्री फेज यूज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम करते हैं जो थ्री फेज फोर वायर। तो ये करते हैं हम एसी में, किसके लिए, थ्री फेज के लिए। एसी में थ्री फेज के लिए हम करते हैं थ्री फेज फोर वायर। तो इस जो प्रणाली है, इस सिस्टम का यूज हम सर्वाधिक करते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हम ट्रांसमिशन जो करते हैं एसी और डीसी दोनों का करते हैं। तो इसमें अब देखेंगे हम कि जो एसी का हम ट्रांसमिशन करते हैं, बड़े बड़े टावरों के माध्यम से हम ट्रांसमिशन करते हैं। कई स्टेटों में अपनी सप्लाई को हम अपने यहाँ से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से अपने यहाँ जो सप्लाई का ट्रांसमिशन करते हैं, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि जो हमारे टावर होते हैं, तो टावर आप देखे होंगे, तो जो स्टील बॉडी जैसे बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। आप बड़े बड़े टावर के कहीं भी आते जाते, ट्रेन से, बस से, कहीं भी आते जाते होंगे तो आप देखे होंगे। तो उसी टावर के बारे में हम समझेंगे, और आपको ये भी हम बताएंगे कि कौन से टावर देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की सप्लाई, कैसी सप्लाई जा रही है, तो उसको भी हम परिचय कराएंगे आपको। तो इसमें हम टावर के अभी पार्ट देखते हैं कि जो टावर के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो टावर के पार्ट के बारे में हम अब देखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका क्या दिखेगा, टावर दिखेगा। टावर में यहाँ मेंबर पीस लगे होते हैं, ये मेंबर पीस हो जाते हैं। अब इस टावर में लगे होते हैं आपके क्रॉस आर्म लगे होते हैं, इस प्रकार से क्रॉस आर्म लगा होगा। ये हो गया अपना ज़मीन वाला भाग। ये अपना ज़मीन वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा टावर। ठीक है, इससे पहले आप देखिए यहाँ पास एक सिंपल टावर हम आपको दिखाते हैं। इसी में देखते हैं ना, इसी को। तो इसमें जो टावर के भाग होते हैं, उन भागों के बारे में हमको समझना है। तो यहाँ जो पहला, इसमें हम पूरे का नामांकन करेंगे, उस नामांकन को आपको देखना है। तो ये हो गया हमारा टावर का पहला भाग। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पास टावर है, ये क्या है, पूरा टावर की बॉडी है। तो ये है हमारा टावर का ये पूरा है बॉडी। तो इसको टावर के बॉडी को हम पोल या सपोर्ट बोल सकते हैं। पूरा क्या है, पोल है या सपोर्ट है। तो इसको हम लिखेंगे पोल या सपोर्ट। अब इसमें हम दूसरे भाग को लेते हैं। तो दूसरे भाग को यहाँ पास हम ले लेते हैं, आपका ये क्रॉस आर्म को ले लेते हैं। ये क्या है, क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म, जैसे हम लोग अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है, हमारा आर्म है, प्रबाहु है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये टावर के संरचना जैसे दिखता है। ऐसे करने पर देखिए नीचे से भी सपोर्ट, और ऊपर से इसको हम ऐसे लगा दें तो एकदम बहुत ही मजबूती का सपोर्ट इसको मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से सोच समझ के बॉडी के तरीके से इसकी संरचना को डिज़ाइन किया गया होगा। तो ये हो गया क्रॉस आर्म। अब इसमें हम जो दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पास एक बनाते हैं हम इंसुलेटर। क्या बनाते हैं, इंसुलेटर। तो यहाँ पास हम इंसुलेटर को बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा
ये हो गया हमारा इंसुलेटर। तो इसको हम जो तीसरे नंबर का नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो ये हो गया इंसुलेटर। अब इसमें इंसुलेटर पर लगे होते हैं कंडक्टर, जिसको हम क्या करते हैं, चालक को एक जगह से दूसरे जगह तक हम इसमें विद्युत सप्लाई को, पावर को हम भेजते हैं। तो ये चौथे नंबर पे हो गया हमारा कंडक्टर। चालक। अब यहाँ पास हम 5वें नंबर पे देते हैं कि जो अभी आपका ये क्या है, टावर है। यदि आपको हम नॉर्मली टावर बना के दिखाएं, कुछ इस प्रकार से एक सिंपल सा टावर दिखाएं, जो आपके घरों के आसपास में खंभे गड़े होते हैं, खंभे लगे होते हैं, तो यहाँ पास लगा होता है आपका ये टावर हो गया, और यहाँ पास से जो सप्लाई जाती है, ठीक, और यहाँ से कुछ लगा होता है आपका ये स्टे वायर। यहाँ से क्या लगा होता है, स्टे वायर लगा होता है। यहाँ पास स्टे वायर में एक इंसुलेटर भी लगा होता है, जो गे टाइप का इंसुलेटर होता है। तो एक इंसुलेटर भी लगा होता है जो गे टाइप का होता है। तो इसमें देखेंगे हम, तो ये हो गया हमारा स्टे वायर। स्टे वायर, इसमें इंसुलेटर लगा होता है। अब इसमें जो हमारे टावर होते हैं, तो इस टावर में लगे होते हैं नंबर प्लेट। क्या लगे होते हैं, नंबर प्लेट लगे होते हैं। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से नंबर प्लेट लगे होते हैं, जो उसमें बताया होता है कि ये लाइन कितने वोल्टेज की है, कितने केवी की है, और कहाँ जा रही है, उस लाइन का नाम होता है। जैसे मेरे सब स्टेशन में क्या था कि उसमें यदि लाइन आ रही है और लाइन जा रही है, और लाइन कितने वोल्टेज की, कितने केवी की है, और वह टावर कितने नंबर का है, इन सारी चीज़ों को वहाँ दर्शाया होता था। तो उसमें अपने विंध्याचल से लाइन आती थी और जबलपुर जाती थी, कितने वोल्टेज का, 400 केवी। तो उसमें 400 केवी लिखा रहता है, विंध्याचल जबलपुर 400 केवी, और टावर नंबर कितना है, 68, 65, जितने भी टावर नंबर होते, तो उसमें ये चीज़ दर्शाया रहता है। और वो कैसे होता है, लाल पट्टी होती है, वो दोनों साइड होता है टावर के। जो यहाँ पास 4 पोल होते हैं टावर के, कितने होंगे, 4 पोल होंगे, तो वो 2 साइड में होते थे। 2 साइड में, एक यदि 2 साइड में हम इधर साइड से 3 सब वायर को ले जाते थे, और इधर साइड से 3 वायर को ले जाते थे, मतलब उसको डबल सर्किट बोलते थे। तो डबल सर्किट में सर्किट फर्स्ट होता था, सर्किट सेकंड होता था। तो इस प्रकार से उसमें हम एक टावर से डबल लाइन को भी ले जाते थे। और फिर आगे जैसे आपको कुछ दूर तक जाना है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। आपका यहाँ क्या है, आपका यहाँ जबलपुर है, और आपका यहाँ क्या है, रीवा है मान लीजिए। अब आपको यहाँ तक तो आपकी दूरी उतना ही पड़ रही है। आपकी दूरी क्या पड़ रही है, यहाँ तक आप ऐसे लगता है कि यहाँ तक हम ले जाएंगे लाइन को, तो हम जबलपुर के लिए अलग टावर ले जाएंगे, और सॉरी रीवा के लिए अलग टावर ले जाएंगे, जबलपुर के लिए अलग टावर ले जाएंगे। तो इसमें हमारी कास्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि यहाँ तक कुछ दूरी से हम एक ही टावर से दोनों साइड में हम लाइन को ले जाते हैं। तो यहाँ पास हम एक टावर बना लिए, एक टावर बना लिए, एक टावर बना लिए। अब यहाँ से हम जबलपुर के लिए इधर से हम लाइन को निकाल लिए, और यहाँ पास से ऐसे कर दिए, और यहाँ से हम जबलपुर के रीवा के लिए निकाल लिए थे, और जबलपुर के लिए हम ले जाते हैं, तो कुछ ऐसे कर लेते हैं। तो जो हमारी यहाँ से एक ही टावर से हम 2-2 लाइन को ले जा रहे हैं, तो इससे हमारी कास्ट क्या हुई, बचत हुई पैसे की। तो इस तरीके से भी हम करते थे। और ये लाइन जो आपकी मिलती थी, लाइन को ही मिलती थी, तो इसको अपन लोग क्या बोलते थे, लीलो। इसको अपन लोग लीलो बोलते थे। शुरू में एक सर बोले कि ये लीलो वहाँ पास होता है, वहाँ पास लीलो है लाइन की। तो मैं सोचा लीलो क्या है, किसी का नाम है क्या, है किसी आदमी का नाम है क्या। फिर पता चला ये तो लाइन का नाम है, लाइन को बता रहे हैं, लाइन इन और लाइन आउट। तो इसको लीलो को लाइन इन और लाइन आउट बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पास मैं बता रहा था कि ये चालक हो गया, और यहाँ नंबर प्लेट। तो नंबर प्लेट में इन सारी चीज़ों को दर्शाया होता है। तो नंबर प्लेट को हम यहाँ नामांकन करेंगे, कितने नंबर पे, अब चौथे नंबर पे मेरा कंडक्टर हो गया, 5वें नंबर पे मेरा इंसुलेटर हो गया, 6वें नंबर पे हम नंबर प्लेट को दर्शाते हैं। तो ये हो गया अपना नंबर प्लेट। नंबर प्लेट या फिर इसको डेंजर प्लेट भी बोलते हैं, इसको डेंजर प्लेट भी, खतरा वाला। इसमें जो नेक्स्ट रहेगा अपना, टावर पर क्या होता था
कि हम लोग जब उसमें पेट्रोलिंग करने जाते थे सर के साथ, तो पेट्रोलिंग करने जाते थे तो वहाँ कटीले वायर लगे होते थे। इसलिए लगा देते थे कि वहाँ ऊपर चढ़ के ये जो मेंबर पीस है ना, इसको लोग खोल लेते थे और खोल कर इसको अपने घर में यूज या फिर उसको विक्रेता कर देते थे। बिकने का चांस तो बहुत कम रहता था, क्योंकि उसमें जो ISI का वो एक अपना स्टैंडर्ड का वो मार्क होता है, तो वो सरकारी चिन्ह को दर्शाता है कि ये इस प्रकार से कुछ आप देखे होंगे कहीं भी कुकर वगैरह में हर जगह रहता है, कुछ इस प्रकार से एक मार्क रहता है। तो ये मार्क दर्शाता है कि ये सरकारी चीज़ का है। तो उससे पता हो जाता था, तो वो लोग बेचने की संभावना कम रहती, लेकिन अपने घरों में यूज कर लेते थे, वो चोरी करके ले जाते थे। तो फिर इसको हम लोग उसको ठीक कराते थे। तो ये जो मेंबर पीस होता है, तो मेंबर पीस को निकाल लेते थे, या फिर ऊपर ना चढ़े कोई, उसके लिए कटीले वायर को लगा देते हैं, जिसको हम बार्बर वायर बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या लगा देते हैं, कटीले वायर। तो इस टावर में ऐसे कटीले वायर को लगा देते हैं, ये कटीले वायर हो गया। अब आपको जो नंबर प्लेट लगा होता है, तो नंबर प्लेट की और आपकी ज़मीन से बीच की दूरी को कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर प्लेट और ज़मीन के बीच की दूरी कितना होता है। तो 2.5 मीटर होता है। कितना होता है, 2.5 मीटर। इसको आपको याद रखना है। तो ये नंबर प्लेट हो गया। और नेक्स्ट नंबर पे हम गिनते हैं इसको, 8वें नंबर पे गिनते हैं इस कटीले वायर को। तो यहाँ पास कटीले वायर को हम लिखेंगे बारबर वायर, बारबेड वायर, कटीले तार। तो कटीले तार, तो इतनी सारी चीज़ें, ये अभी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को होती है, लेकिन अभी आपको बेसिक सिर्फ इतना ही समझना है। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे पूरे टावर के बारे में, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में। तो अभी टावर के बारे में ये छोटी सी यहाँ पास जानकारी है। अब आप फिलहाल देखे होंगे, कहीं आप मार्केट में गए होंगे या फिर आपके गाँव में जहाँ भीड़ भाड़ की एरिया होती है, क्या होती है, भीड़ भाड़ की एरिया है। तो जैसे यहाँ से एक पोल हो गया आपका, ये पोल हो गया एक, और यहाँ पास आपका यह पोल हो गया एक। तो इन दो पोलों में क्या होती है, हमारे यहाँ पास से लाइन जा रही है। अब लाइन जा रही, यहाँ पास क्या होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ आदमी होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ आदमी रहेंगे। तो उन आदमी के ऊपर कभी अचानक टावर गिरा या फिर आंधी तूफान आया, तो तार टूट के, या फिर हीटिंग हो गया तो तार टूट के नीचे गिर जाएगा, तो आदमी के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो वहाँ पास तार गिर के वो नीचे न जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पास एक गार्डनिंग लगा देते हैं। गार्डनिंग मतलब क्या, गार्ड यानी रक्षा करने वाला। तो एक हम गार्डनिंग लगा देते हैं, जिसको हम दो प्रकार से उस गार्डनिंग को यहाँ पास पढ़ते हैं। तो जो गार्डनिंग होता है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। तो यहाँ पास तार के नीचे ना गिरे उसकी सुरक्षा के लिए हम लगाते हैं गार्डनिंग। आप देखे होंगे कहीं, हमको तो दिख रहा भी, मेरे यहाँ मैं बाहर अपना यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे टावर में दिख रहे हैं, मेरे खंभे में दिख रहे हैं, मेरे कॉलोनी के। तो यहाँ पास जो गार्डनिंग लगा देते हैं, तो गार्डनिंग हम दो तरीके से पढ़ते हैं। आपसे कभी पूछे चित्र देकर कि एक किसका चित्र है, कौन सा गार्डनिंग है, तो उसको आप पहचान पाएँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पास दो प्रकार से गार्डनिंग को पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका क्रेडल गार्डनिंग और दूसरा होता है आपका केज गार्डनिंग। यहाँ पास हम दो गार्डनिंग को पढ़ेंगे, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम दिखाते हैं कि वो क्रेडल कैसे होता है और केज कैसे होता है। तो यहाँ पास हम क्या ले जाते हैं, सिंपल तार को ले जाते हैं। इस तरह से सिंपल तार गए हमारे, RYB और एक N न्यूट्रल। अब उसमें हम क्या लगाते हैं, गार्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पास से हम इस प्रकार से लगा दिए गार्डिंग। ये क्या होते हैं, पूरे तार को ये गिरेगा तो वो, और जो ये गार्डिंग होता है ना, ये जाके आखिरी में टावर में क्या होता है, अर्थिंग होता है। तार गिर के, मान लीजिए 2-3 तार गिर गए, शॉर्ट सर्किट वहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन वह करंट कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, वो सीधे ग्राउंडिंग हो जाएगी। तो फिर वहाँ ग्राउंडिंग इस तार को कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा दिखता है, तो ये होता है क्रेडल गार्डिंग। और जो दूसरे नंबर का हम गार्डिंग आपको दिखाने वाले हैं,
वो होगा आपका केज गार्डिंग। यहाँ होगी आपकी ये तार, इस प्रकार से यहाँ से ये तार जुड़े होंगे इंसुलेटर से, पोल से। ओके, इसको एक काम करते हैं, ये थोड़ा नाम में मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको केज गार्डिंग बोलते हैं, केज गार्डिंग। क्रेडल, जो क्रेडल है तो इसको बोलेंगे। तो यहाँ पास हम बना लेते हैं इसको, इस प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार से बना लेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये तार जब गिरेगा नीचे तो क्या होगा, कुछ नीचे ऐसे समांतर लगे होंगे, ऐसे समांतर में लगे होंगे, और जब गिरेगा तार ऊपर से तो इस पर चुपचाप रख जाएगा, तो ये नीचे गिरने से बचा लेगा, तो हमको सुरक्षा प्रदान कर देगा। तो इसको हम लिखेंगे क्रेडल गार्डिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम गार्डिंग को पढ़ते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ये वेरी इजी है, आप दिमाग में इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। जो टावर होते हैं, टावर के ओवरहेड लाइन वाले पूरे भाग थे ना, आप समझ रहे हैं ना, ये पूरे ओवरहेड लाइन की बात कर रहे थे। एक अंडरग्राउंड होता है तो उसके लिए तो केबल की बात करेंगे, ये ओवरहेड की बात की है पूरा। तो ओवरहेड के लिए ये टावर जो है हमारे हो गए। अब टावर के नीचे जो गार्डिंग होता है उसके बारे में हम देख लिए। अब देखेंगे कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं, जो हमारे चालक होते हैं, इन चालकों का हम यूज करने के लिए हम किस तरीके से इसको चूज करते हैं कि कौन सा कंडक्टर हमारे लिए बेटर होगा और कौन सा कंडक्टर हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो हम अब इरेज करते हैं इसको। हम देखेंगे अब चालक। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा तो चालक रहेगा। तो चालक हम चालक कंडक्टर, तो कंडक्टर को हमको कौन से कंडक्टर को किस तरीके से हम उसको चूज करेंगे कि हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। तो कंडक्टर जो होते हैं हमारे चालक होते हैं, तो वो आप एल्युमिनियम को देखे होंगे या फिर कॉपर के देखे होंगे या फिर जीआई के देखे होंगे, ठीक है। तो इन चालकों को हम यहाँ पास इनमें से जो हमारे लिए बेटर होगा उसको हम चूज करेंगे। तो बेटर कैसे होगा, उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी एक चालक की अच्छाई होने की कुछ उसकी क्या होती हैं, शर्तें होती हैं, कंडीशन होती हैं। तो जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उसी को हम देखेंगे और उसी को हम लगाएंगे। तो पहले चालक की एक अच्छी क्वालिटी जो होती है, जो जिस चालक को हम लगाएंगे तो उसकी क्या अच्छी अच्छी क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को पहले हम यहाँ पास देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी एक होनी चाहिए उच्च चालकता। क्या होनी चाहिए, उच्च चालकता। यदि उसकी चालकता क्या है, उच्च है, मतलब उसमें लिखेंगे हम हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता। यदि किसी चालक में उच्च चालकता है तो फिर उसको हम यूज करेंगे। दूसरी चीज़ उसको हम देखेंगे उच्च तन्यता। उच्च तन्यता, तो इसमें हम लिखेंगे हाई टेंजाइल, तो उसमें उच्च तन्यता होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है तो उसकी जो विशिष्ट गुरुत्व है, क्या होनी चाहिए, उसकी जो विशिष्ट गुरुत्व है, ताकि वह वजन हमको पता ना चले, ज़्यादा वजन का हम नहीं लगा सकते हैं। तो उसकी जो विशिष्ट गुरुत्व है वो क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। तो यहाँ पास विशिष्ट
विशिष्ट गुरुत्व क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो यहाँ पास लो लिखेंगे, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको बराबर दिख रहा ना, ज़्यादा छोटे बड़े तो नहीं है? ओके, बराबर दिख रहा। तो उच्च स्पेसिफिक, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसमें देख लेते हैं एक आंख और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसमें। तो जो उसकी कास्ट है वो क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, निम्न लागत राशि। तो यहाँ पास लिखेंगे लो कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक अच्छे कंडक्टर की क्वालिटी को मानते हैं कि वह कंडक्टर जो इसमें पूरे गुण होंगे तो वह एक अच्छा कंडक्टर होगा, और उसी कंडक्टर को हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं एक कंडक्टर को ले लेते हैं पहले, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, नामी होता है, वो कॉपर होता है। ताम्र, तो तांबे के तार को लेंगे, तांबे के कंडक्टर को लेंगे। तो पहले हम तांबे की यहाँ पास विशेषता देखेंगे। ठीक है, ये चालक हो गया। अब यहाँ पास एक हम चालक ले लेते हैं तांबा। तांबे को हम देखते हैं कि तांबे में क्या क्या क्वालिटी मौजूद रहती है और इसको हम यूज करना चाहते हैं तो फिर क्यों करना चाहते हैं। तो जो तांबा होता है, कॉपर होता है, उसकी चालकता क्या होती है, उच्च होती है। चालकता तो हमारे लिए क्या है, कॉपर के लिए चालकता उसकी क्या है, सही है। तो फिर हम तांबे का यूज कर लेंगे, सही है। अब इसमें दूसरी क्वालिटी देखते हैं कि जो उच्च तन्यता है, हाई टेंजाइल है। तो तांबे की जो उच्च तन्यता है वो क्या होती है, उच्च नहीं होती है। अपेक्षाकृत जितना हमको आवश्यकता है उससे कहीं कम ही होती है। तो कह सकते हैं कि उच्च तन्यता जो तन्यता है तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, उसकी तन्यता इतनी है तो चलो ठीक है कि तन्यता चल जाएगी। निम्न विशिष्ट गुरुत्व, उसका विशिष्ट गुरुत्व भी निम्न नहीं है, अपेक्षाकृत वो भारी ही होता है। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब तार को हम बांधेंगे उसका जो भारीपन होगा, वजन होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा वजन ही होता है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर भी हम लेते हैं तो चलो ठीक है, चल जाएगा, वो उसका विशिष्ट गुरुत्व भी चल जाएगा, चलो ठीक ठाक है। अब आते हैं हम इसमें उसकी जो लागत राशि है। तो लागत राशि क्या कॉपर की निम्न होती है, क्या वो सस्ता होता है? ट्रांसमिशन लाइन में यूज करना चाहें तो वो क्या सस्ता होगा? नहीं, बिल्कुल सस्ता नहीं होता, वो कॉपर महंगा होता है। तो कॉपर महंगा जब है तो फिर हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करना चाहें तो फिर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पास हम जो कॉपर से क्या बचाए थे, अपना पैसा बचाए थे, जो क्रॉस आर्म वगैरह के लिए, इंसुलेटर के लिए, सब के लिए लगाने के लिए, वो हम कंडक्टर में ही वहाँ पास ख़राब कर देंगे पैसे को, तो फिर हम वहाँ हमको फ़ायदा नहीं होगा। और ट्रांसमिशन लाइन फ़ायदेमंद तब होती है, लाभदायक तब होती है जो हम कॉपर, जो हम कंडक्टर से पैसे को बचाए हैं, वहाँ पास उसकी वोल्टेज को बढ़ाकर, उसकी आयतन को, यदि वो पैसे को हम बचाकर हम वहाँ पास इंसुलेटर, उसके क्रॉस आर्म वगैरह को यूज कर लें, कहीं उससे ज़्यादा ना लगे, जितना हम बचाए थे पैसा उतना ही पैसे में हमारे ये सब आ जाए टावर के पार्ट, तब हमारे लिए ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पास जो कॉपर होता है, तो कॉपर को हम यूज करना चाहते हैं, अच्छा है हमारे लिए, लेकिन वो कास्टली है, वह महंगा है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पास जो कॉपर होता है, तो कॉपर की कीमत ज़्यादा होने के कारण हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप लिखाते नहीं हैं, इसको आप सुन लिए हैं, बाकी इसका पूरा लिखा हुआ नोट्स लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी हो जाएगी। उसकी नोट्स जो है तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसकी जो कॉपर है तो इसमें हम लिख सकते हैं, 60 में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसकी चालकता क्या है, ठीक है, चालकता ठीक है, और तान्यता उसकी चालकता उच्च, इसमें लिखेंगे चालकता उच्च, तान्यता ठीक लिखेंगे, तान्यता ठीक, विशिष्ट गुरुत्व ठीक, विशिष्ट
गुरुत्व ठीक है। जो इसकी लागत राशि है वो क्या है, हाई है, उच्च है। इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये हो गया कॉपर की विशेषता। अब दूसरे क्रम में हम देखते हैं कि और कोई कंडक्टर लेते हैं जो हमारे बाद कॉपर के बाद हम ज़्यादातर नाम लेते रहते हैं एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम की हम विशेषता देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम यूज़ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे अब एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम। तो अब हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे कि यह ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैसा रहेगा। तो जो एल्युमिनियम होता है उसमें हम देखेंगे पहले उसकी चालकता को। तो एल्युमिनियम की जो चालकता होती है वो ठीक होती है, परंतु कॉपर की अपेक्षाकृत वो कम होती है। तो फिर वो कॉपर की कितनी होती है, तो कॉपर की जो एल्युमिनियम की चालकता है वो मात्र 60% होती है। कितनी होती है, एल्युमिनियम की जो चालकता है वो आपकी जो कॉपर है उससे कितनी होती है, मात्र 60% होती है। तो फिर भी हम देखते हैं कि हमारी चालकता इतनी है। अब उसमें हम तान्यता की बात करते हैं। तो तान्यता जो है तो उसकी तान्यता कॉपर की अपेक्षाकृत क्या है, कम है। तान्यता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब उसके 3 के खींच के उसको हम खींच कर जब उसको हम क्या करेंगे, बांधेंगे टावर में तो वो टूट न जाए, उस चीज़ को हम तान्यता यहाँ पास बोल रहे हैं, टेंजाइल। तो उसकी तान्यता क्या है, कॉपर की अपेक्षाकृत क्या है, कम है। फिर भी चलते हैं कि चलो कम है तो ठीक है, हम तब भी इसको यूज कर लेंगे। इतना भी कम नहीं है कि वो जल्दी टूट जाए, लेकिन अपेक्षाकृत कॉपर के कम ही है। दूसरी चीज़ उसकी विशिष्ट गुरुत्व जो है, तो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो क्या होता है, आपका विशिष्ट गुरुत्व कॉपर का आधा होता है। कहें तो वह कॉपर का आधा होगा, मतलब उसकी जो भारीपन है वो जो हल्का होता है, तो कॉपर से क्या होता है, उसका वजन आधा होता है। तो विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाएगा, वहाँ पास यहाँ पास लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, उसका आधा होगा, उसका आधा होगा। अब इसमें हम आते हैं चौथे चीज़ में कि जो उसकी लागत राशि है, तो जो उसकी कास्ट है, लागत राशि है, तो वो क्या है, उसमें लागत राशि निम्न है। तो जो कॉपर है तो कॉपर का वह आधा है, इसकी जो लागत राशि होती है वो क्या है, कॉपर का आधा है। तो इसकी लागत राशि कॉपर की क्या है, आधा है। तो इसकी लागत राशि जो होती है तो कॉपर का क्या होती है, आधा होती है। तो इसमें यह चीज़ें हमको देखने को पूरा मिलता है। तो अब हम चाहते हैं कि इस वायर का यूज हम कहाँ करें, ट्रांसमिशन लाइन में करें। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में जो पोल होते हैं, टावर होते हैं आपके, तो टावर के बीच की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब टावर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो फिर उसको हम जब एल्युमिनियम को लगाएंगे तार को, तो गर्मियों के दिन में क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में क्या होते हैं, वायर को बीच में उसके अणु जो होते हैं तो थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसके वजह से उस वायर के बीच में हो जाता है सैग आगे बताएंगे झोल। तो सैग आ जाता है, तो जिससे हमारी वह क्या हो जाते हैं, ढीलापन हो जाता है, तो उसमें वो सही नहीं रहेगा। तो इसमें जब एल्युमिनियम को हम यूज करना चाहेंगे तो फिर एल्युमिनियम के साथ हमको कुछ और मिलाना होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मात्र और मात्र एल्युमिनियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एल्युमिनियम को हम कह सकते हैं कि टोटल हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, तो आल कंडक्टर एल्युमिनियम इसको हम लिखेंगे तो कह सकते हैं आप कि आल कंडक्टर एल्युमिनियम का मतलब AAC। तो AEC को लिखेंगे हम आल एल्युमिनियम कंडक्टर, आल एल्युमिनियम कंडक्टर, इसको हम बोलेंगे आल एल्युमिनियम कंडक्टर, चूँकि यह मात्र और मात्र एल्युमिनियम है। तो आपको यह बताएं हम कि जो यदि कॉपर है आपका, यदि कोई आपका कॉपर तार है यहाँ, तो कॉपर तार में मान लीजिए 10 एम्पीयर की धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, तो वह इतना मोटा है। तो उतने ही मोटाई का यदि हम एल्युमिनियम
लेते हैं कॉपर के उतने ही मोटाई का एल्युमिनियम को लेते हैं तो उसमें से 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि हमको 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित कराना है, जितना हम कॉपर में करा रहे थे, यदि हमको 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित कराना है तो उस एल्युमिनियम के तार को जो व्यास होते हैं उस व्यास को हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो कॉपर की अपेक्षाकृत जो एल्युमिनियम का व्यास होगा 1.6 गुना होगा, 1.6 गुना होगा। तो आपको यह चीज़ याद रखना है। तो 1.6 गुना होगा। ये सारी इसमें क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो फिर हम इसका यूज कहाँ नहीं कर पाएँ? ट्रांसमिशन लाइन में नहीं कर पाएँ, क्योंकि यह क्या है, मजबूत नहीं है। तो इसको यूज हम फिर ट्रांसमिशन लाइन में, टावर दूर होते हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कर सकते हैं। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है तो उसको हम उसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। तो इसका जो हम उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, वो कहाँ करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में इसका हम उपयोग करेंगे। तो इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों करेंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोल के बीच की लंबाई है तो आपकी 200, 300, 4 ये सब इतनी दूर नहीं है। मतलब उसमें लंबाई क्या है, एक सीमित है। तो उसकी जो लंबाई होती है तो आपको 65 मीटर वहाँ नोट कर लेना है। लेकिन आपको कहीं कहीं मिल जाएगा 67.02 मीटर। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर आप 65 या तो फिर आप 67। दोनों डाटा अलग अलग बुक में दिया रहता है तो उन दोनों को आपको समझना रहता है। तो एक में आपको दिया रहेगा कहीं कहीं 65 मीटर या फिर 67.02 मीटर। इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 220 फुट। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ये वाला कई बार पूछा गया है और इसमें आपका ये वाला भी कई बार पूछा गया है। तो इन डाटा को याद रखना है कि जो दो पोल होते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? मात्र और मात्र डिस्ट्रीब्यूशन के। जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल होते हैं उन पोलों के बीच की हम दूरी की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसको हम ट्रांसमिशन में नहीं कर पाए तो कहाँ कर लिए? डिस्ट्रीब्यूशन में कर लिए। अब हमारा देखते हैं कि एल्युमिनियम ही हम करना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे कि इसमें एक ही दिक्कत है कि उसकी जो तन्यता है वो कम है, और चालकता की बात करें तो चालकता हमारे लिए सही है, ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि हम काम चलाना चाहें तो काम चल जाएगा, अच्छी तरीके से काम चल जाएगा। लेकिन अब इसको हम चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज कर लें, चूँकि इसका कास्ट क्या है, कम है। कॉपर को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? 1, 2 कॉपर को देख लिए, एल्युमिनियम को देख लिए। अब एल्युमिनियम को ही हम ज़्यादा मॉडिफाई कर देंगे तो उसमें हम एक मजबूत तार को बना पाएंगे। फिर उसका हम यूज़ करेंगे कहाँ? ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन में उसको यूज़ कर पाएँ। इसको हम मिटाते हैं। ये डाटा आप नोट कर लिए होंगे या फिर इसको आपको पूरा नोट किया हुआ मिल जाएगा। तो अब हम जो उसी कंडक्टर को क्या किए हैं? मॉडिफाई किए हैं, जिसको हम यूज करना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो उसका हम नाम देंगे ACSR। तो इसको हम लिखेंगे एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसको हम लिखेंगे एल्युमिनियम कंडक्टर रेनफोर्स। ये तो ITI के एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं? अब देख रहे हैं आपकी एल्युमिनियम ही है हमारा और कंडक्टर ही है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या मिला देंगे? स्टील मिला देंगे। तो स्टील आपको पता है कि स्टील की जो आपकी
तन्यता होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब उसमें कार्बन की मात्रा को मिला देते हैं तो उसमें मजबूती आ जाती है, हार्डनेस आ जाता है। तो उस स्टील के वायर को हम मिला देंगे तो फिर उसमें क्या होगी, हमारी तन्यता वो सही तरीके से काम करेगी, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर पाएंगे। तो फिर उसको हम कैसे मिलाते हैं, उसके स्टील को, स्टील की मात्रा को कहाँ, उसी पूरे कंडक्टर में मिला देते हैं कि उसको कोई अलग से स्टील का वायर मिलाते हैं, देखते हैं अब। तो इसको हम मिटा दें तब आगे हम समझा पाएंगे। इसको हम पूरा लिखते हैं ना, ऊपर ही लिखते हैं। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो ये इसका होता है फुल फॉर्म। अब इसमें जो एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम, हाँ आपको एक चीज़ बता दें कि जो एल्युमिनियम AAC था उसको हम एक वायर को नहीं लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वायर को, एक वायर को नहीं लेते हैं, एक कोई पतला वायर होगा तो उसी पतले वायर को हम क्या करेंगे, एक वायर को नहीं लेंगे। ऐसा कर, यदि ऐसा करते हैं हम कि एक हमको मान लीजिए इतना मोटा वायर चाहिए, ठीक है, तो हमको इतना मोटा वायर वहाँ पास नहीं लगाना है, कुछ दिमाग का यूज करना है। तो उसको हम पतले पतले ऐसे ऐसे वायर को हम क्या, पतले पतले उसको हम तंतुदार बना लेंगे। तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वायर, है उतना ही मोटा है लेकिन उसको हम पतले पतले भागों में बांट लेंगे, इसका फ़ायदा हम आगे बताएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, इसको हम स्टैंडर्ड वायर बोल सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगी, इसमें कंडक्टिविटी और जो आपकी तन्यता वगैरह है ये सब बहुत सारे इससे प्रॉफिट हो गए। तो इस तरह से हम उसको बना लेंगे। तो इस तरीके को जो हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं तंतुदार। तो तंतुदार, तो जो अभी हम AAC में वहाँ पास एल्युमिनियम में किए थे तो वो तंतुदार यहाँ पास हम बना लेंगे। इसको हम बोलें तो तंतुदार को बोले तो तंतुदार स्टैंडर्ड, तो इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो तंतुदार हम बना लेंगे, ठीक है, इसको वहीं पास बताना था हमको। तो अब एल्युमिनियम में आते हैं। तो एल्युमिनियम में क्या करते हैं कि हमारे जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होंगे तो एक यह क्या होगा, बीच में कंडक्टर होगा। अब इस बीच में जो हमारी AC करंट होती है, आपको पता है कि कोई कंडक्टर हो गया तो बीच से बहुत कम प्रवाहित होती है, उसमें स्पिन इफेक्ट का इशू रहता है। तो यहाँ पास से जो किनारे किनारे भाग है उससे ज़्यादा प्रवाहित होती है। तो बीच वाले में हमारी धारा का प्रवाह लो हो रहा है, तो उसमें हम बीच में ऐसे कुछ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी मजबूती को प्रदान करे, चूँकि वह क्या है, वहाँ से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो फिर हम बीच वाला भाग जब हमारा खाली था, मैं देखा, तो इसमें हम कंडक्टर को यहाँ पास लगा देंगे। और कंडक्टर को लगाने के बाद यहाँ पास हम चारों ओर कंडक्टर को लगा दिए और इस प्रकार से हम कंडक्टर को लगाकर एक ऐसे कंडक्टर का हम डिज़ाइन कर लिए। अब इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे इस कंडक्टर में जो ये है तो हमारा किसका है, एल्युमिनियम का है। ये पूरा कंडक्टर हमारा किसका है, एल्युमिनियम का है। अब ये जो हमारा बीच वाला कंडक्टर है तो ये किसका है, हमारा यह कंडक्टर स्टील का है, स्टील का है। तो स्टील का हम इसीलिए लगाएं ताकि इसके अंदर क्या आ सके, उसकी मजबूती आ सके, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और उसकी जो तन्यता है, टेंजाइल है, वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ पास जब हम एल्युमिनियम के बीच में स्टील का लगा दिए तो इसकी मजबूती बढ़ गई, तो इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर लेंगे। तो इसी को हम कहाँ करते हैं यूज, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज होने वाला जो आपको कंडक्टर पूछे, ऑप्शन में दे दे, कॉपर दे दे, AAC दे दे, ACSR दे दे, तो और आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन दे दे, कैडमियम आयरन दे दे, तो कोई भी दे दे, तो आपको लगाना किसको है, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं वो ACSR का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ACSR का यूज हम सबसे ज़्यादा करेंगे। अब ACSR में क्या होता है कि एक बीच में वायर होगा, यदि हमको
अपने मजबूती के हिसाब से डाल लेंगे, एक भी डाल सकते हैं और कई भी डाल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ जो बाहर एल्युमिनियम कंडक्टर की संख्या है, इस कंडक्टर की संख्या को हम काउंट करना चाहें तो फिर इसके लिए एक फार्मूला है कि हमारे इस वायर में कितनी लेयर है। लेयर का मतलब ये वाली जो ऊपरी वाली भाग है, तो ये पूरा क्या है, एक लेयर है। यहाँ से ये पूरा जो भाग दिख रहा है आपका एक लेयर है। इसी प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे कंडक्टर लगे होंगे, यहाँ भी कंडक्टर लगे होते, ये दूसरा लेयर हो जाएगा, और लगे होंगे वो तीसरा लेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इतने लेयर हमको गिनना है और उस लेयर से हम पता कर पाएंगे कि वह कितने कंडक्टर इसमें लगे हैं, किसके, एल्युमिनियम के। तो उस फार्मूले को देखते हैं कि वह फार्मूला कैसा है। तो वो फार्मूला जो होगा तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर में चालकों की संख्या, एल्युमिनियम कंडक्टर में चालकों की संख्या। तो इसको हम यहाँ पास लिखते हैं। तो एल्युमिनियम कंडक्टर में जो चालकों की संख्या होगी तो वो कितनी होगी, तो चालकों की संख्या को हम यहाँ पास n लिख लेते हैं। अब 3n + 1 इस फार्मूले से हम पता कर पाएंगे कि इसमें कितने कंडक्टर लगे हैं। अभी हम गिन लेते हैं कि इसमें कितने कंडक्टर हैं और फिर इसमें नंबरिंग करके हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि आखिर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पास हम क्या रख देंगे, जो कंडक्टर है ये n है जो, तो वो कंडक्टर के लेयर की संख्या है। जो n है तो वो क्या है, कंडक्टर के लेयर की संख्या है। तो कंडक्टर में कितनी लेयर है, अभी हम मात्र यहाँ पास एक ही लेयर को लेते हैं। तो एक लेयर में पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। ठीक है, वो हमको अब आंसर पता है कि यह पूरे 6 है और बीच में क्या है, एक 7 है। अब देखते हैं कि इस फार्मूले से क्या हमारे 7 आ जाता है। तो लेयर की संख्या हम रखेंगे, यहाँ पास 3 रखेंगे, n की जगह हम क्या रखेंगे, लेयर की संख्या। तो लेयर कितनी है, 1 है हमारी, तो लेयर 1 रख लिए और यहाँ पास लेयर n की जगह 1 रख लेंगे और यहाँ पास 1 रख लेंगे। ओके, और इसको प्लस कर देंगे, 3 1 कम 3 और यहाँ पास 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और यहाँ पास e हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। तो इस प्रकार से हम बीच में एक एल्युमिनियम का स्टील का रखे थे और किनारे किनारे कितने, 6 एल्युमिनियम का रखे थे। तो अब हम इससे पता कर पाएँ कि हाँ ये तो फार्मूला हमारा काम कर रहा है, इसी फार्मूले से हम इससे निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यदि कभी मन में आया कि इसको हम कैसे निकालते हैं तो ये ज़रूरी होता है। अब इसमें एक चीज़ और आपको एक फार्मूला मैं बताता हूँ कि इसमें कंडक्टर का जो व्यास होता है, कंडक्टर का जो व्यास है, तो उस व्यास को एक जैसे यहाँ पास बहुत सारे कंडक्टर हैं, ये बहुत सारे कंडक्टर हैं। अब इस एक कंडक्टर के व्यास को आप मेजर करके पूरे कंडक्टर के व्यास को आप पता कर सकते हैं कि कितने मोटाई का है, कितने mm का है, इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है, उसको आप देखना चाहें तो यहाँ पास हम बता देते हैं। तो कंडक्टर के व्यास को यदि आपको पता करना है तो फिर आप ACSR कंडक्टर का व्यास पता कर पाएंगे इस फार्मूले की सहायता से। तो यहाँ पास ACSR कंडक्टर का व्यास, तो फिर आपका व्यास यहाँ पास क्या होगा, तो यहाँ पास जो आपके कंडक्टर का व्यास होता है वो होता है 2n + 1 और यहाँ पास d होता है। अब इससे हम पता करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास जो कंडक्टर है तो इसका जो व्यास है कितना है, 1 mm है। तो चलिए हम 1 mm यहाँ पास मान लेते हैं। यहाँ पास जो n है तो किस चीज़ को दर्शाता है, लेयर की संख्या को दर्शाता है। तो लेयर की संख्या यहाँ पास क्या हो गई, 1 हो गई। और कंडक्टर का जो व्यास है, इसके व्यास को हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसके व्यास को हम 1 मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पास हम इसके व्यास को 1 ले लेते हैं। एक व्यास का कि 1.2 ले लें
1.2 को ले लेते हैं, 1.2 को ले लेते हैं तो कैलकुलेट में थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ऐसे होता है, इतने इतने mm के वायर आते हैं, वो सही है। तो यहाँ पास लेयर की संख्या कितनी हो गई, लेयर की संख्या 1 हो गई, ठीक है, प्लस 1 बराबर वहाँ 1.2 लिख देंगे। एक ऐसे हैं mm में ले लेते हैं, जैसे हम वायर मार्केट में खरीदते हैं ना, 1.2 mm का, 3 mm का, 1 mm का, 2 mm का, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पास इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 1 कम 2 1 3, तो यहाँ पास 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास 1.2 हो जाएगा। यहाँ पास प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पास इस तरह गुणा रहेगा, तो यहाँ पास गुणा। अब इससे हम क्या करेंगे, अब सीधे ही हम इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3 हो गया, इस पूरे का मान आ गया 3, तो यहाँ पास गुणा रहेगा, यहाँ पास गुणा रहेगा, यहाँ पास 2, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो इस प्रकार से 3.6 हमारा यहाँ पास जो कंडक्टर का, पूरे कंडक्टर का जो व्यास है तो हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरे कंडक्टर का जो व्यास है तो वो कितना होगा, 3.6 होगा। इसी प्रकार से आप लेयर की संख्या यदि आप चेंज कर देते हैं कि यहाँ लेयर हम दूसरे लेयर को भी काउंट करना चाहते हैं तो 2 लेयर लिख देंगे, तो यहाँ पास आपका आ जाएगा फिर 1 की जगह कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पास आप लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो इसकी व्यास ज़्यादा आ जाएगी, तो 5 दूना 10, 10 के शून्य हाथ की 1, 5 एकम 5 1 6, तो जो 6 mm का हमारा फिर हमारा कंडक्टर यहाँ पास कितने का होगा, 6 mm का होगा, यदि हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो। इस प्रकार से इस फार्मूले से आप उस कंडक्टर के व्यास को पता कर सकते हैं। आपको यह याद रखना है कि इस कंडक्टर का जो एल्युमिनियम का है, यहाँ पास जो स्टील का है, स्टील का कंडक्टर का जितना व्यास है सेम उतने ही व्यास का ये हमारा इस पूरे कंडक्टर की व्यास जो होगी, मोटाई होगी, वो पूरा एक समान होगी। ओके, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पास सीखना था। अब एक चीज़ आपको हम बताएं कि आपको क्वेश्चन पूछता कैसा है। यहाँ पास आपको क्वेश्चन यदि पूछ लिया कि हमारे पास जो इस एल्युमिनियम के कंडक्टर की संख्या कितना है, 70 है या फिर 60 है, और यहाँ पास जो स्टील की वायर की संख्या जो है तो कितनी है, 5 है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। आपको ऑप्शन देता है कि वहाँ पास हम मान लेते हैं 70 है और यहाँ पास 6 है, दूसरा जो है तो 6/70 है, ये फिर उसको तीसरा है 71/7 है, और जो चौथा है तो वो है आपका 71/14 है। तो इसमें से हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। यदि आपको दे दिया कि स्टील की जो वायर की संख्या है वो आपका 6 है मान लीजिए, और यहाँ जो एल्युमिनियम के कंडक्टर की संख्या है वो कितना है, 70 है, तो वो लिखने का सही क्रम कैसे है। तो ये जो क्रम दर्शाता है आपको, तो ये 70/6 यह दर्शाता है कि एल्युमिनियम के कंडक्टर की संख्या 70 है और स्टील के कंडक्टर की संख्या कितनी है, 6 है। तो यह चीज़ लिखने का सही क्रम होता है, इस तरह ऑब्जेक्टिव में आता है। अब इसमें जो सिरोपल लाइन है, तो सिरोपल लाइन में हम अभी तक 3 कंडक्टर का यूज़ किए, एक कॉपर का किए, वो फेल हो गया, उसको नहीं कर पाए। एक AC का किए, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर किए, वो फेल हो गया। और जो तीसरे नंबर के किए ACSR, तो इसको हम सबसे ज़्यादा यूज किए और यह सफल रहा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पास जो टावर होते हैं तो उसमें कंडक्टर की जो होती है, तो कंडक्टर के लिए तो हम यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम बात किए थे, आपको स्टे का नाम अभी लिए थे। स्टे वायर जो होता है अर्थिंग के लिए वायर होता है, तो वहाँ अर्थिंग के लिए जो हम वायर यूज करेंगे तो वो कौन सा वायर होगा। तो अर्थिंग की हमको आवश्यकता होती है, तो अर्थिंग के लिए भी हम वायर का यूज करते हैं। तो वहाँ पास अब हम जो दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, दूसरे कंडक्टर को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पास गैल्वेनाइज्ड स्टील।
या फिर आपको कहीं कहीं मिल जाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन और गैल्वेनाइज्ड स्टील में आपको भ्रम नहीं उत्पन्न करना है। उसी गैल्वेनाइज्ड आयरन में ही स्टील की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो उसमें स्टील की मात्रा को बढ़ा देंगे तो फिर वह स्टील उसमें दिखने लगता है। तो स्टील और आयरन में मिस्टेक नहीं होना है, वो समथिंग एक ही चीज़ है। तो इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील, उसको हम शार्ट में बोले तो जीआई तार बोलते हैं। क्या आपने खूब सुना होगा कि जीआई तार, तो जीआई या जीएस, इसको जीआई बोले तो फिर हम लोग सुन के जीआई, तो हमको जीआई ही अच्छा लगता है तो इसको जीआई हम लिख दें। बाकी गैल्वेनाइज्ड स्टील आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है तो इसमें हम तीनों चारों चीज़ों को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसकी जो चालकता होती है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो चालकता होती है वो ज़्यादा सही नहीं होती है, उसकी चालकता उच्च नहीं होती है। तो फिर हम इसको ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो चालकता उसकी उतना अच्छी नहीं होती जितना हमको चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें हम देखेंगे कि तान्यता, जो तान्यता होती है तो आपको शुरू में बताया कि जो तान्यता है तो उसमें स्टील की यदि क्वांटिटी है, स्टील की मात्रा है तो वह फिर मजबूत होगा। बहुत ही ज़्यादा बना देंगे तो वह फिर ब्रिटल हो जाएगा। बात अलग है कि उसमें जो ब्रिटल हो जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा हम नहीं मिलाते, समथिंग जितने की आवश्यकता है उतना ही मिलाते हैं। तो यहाँ पास जो उसकी तान्यता है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तीसरी चीज़ उसकी गुरुत्व आती है। तो गुरुत्व, उसका जो विशिष्ट गुरुत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो वो भी क्या है, ठीक है। अब इसमें जो कास्ट है तो उसकी जो प्राइस है तो प्राइस भी ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। एल्युमिनियम की अपेक्षाकृत क्या है, सस्ता ही है। तो इसकी जो प्राइस है तो वो क्या है, सही है। लेकिन इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बेटर नहीं है। तो इसको फिर हम यूज कहाँ करेंगे, तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है, गैल्वेनाइज्ड स्टील है, तो इसका यूज हम करेंगे अर्थिंग में करेंगे। लेकिन अर्थिंग में करेंगे आपको, और जो सिरोपल लाइन में अर्थिंग होती है उसमें भी करते हैं, और आपका जो स्टे वायर होता है उसमें भी करते हैं इसका यूज। ओवरहेड लाइन में जो अर्थिंग होती है यहाँ भी करते हैं। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ लागत राशि थोड़ा कम है, सरपंच है, जो भी है ग्राम का जो देख रेख करता है, तो यदि वहाँ पास कास्ट थोड़ा कम है तो वहाँ पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए हम कुछ गांवों में ऐसे पहले रहते थे कि कुछ गांवों में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 kV तक के लिए हम वहाँ पास एल्यूमिनियम का ना करके गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी यूज किया जाता था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं तो ऑप्शन में है, तो यदि एल्युमिनियम वगैरह नहीं है तो फिर आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पास गैल्वेनाइज्ड जो स्टील है तो इसको पहले करते थे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ट्रांसमिशन में नहीं, जो 11 kV के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पहले करते थे। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिख सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज पहले करते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पास याद रखना है। अब इसमें यदि हम अर्थिंग के रूप में करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, अर्थिंग के रूप में करते हैं, तो अर्थिंग के रूप में जो ओवरहेड लाइन हो या फिर अंडरग्राउंड हो, तो उसमें अर्थिंग के लिए जो मैक्सिमम प्रतिरोध होता है वो 5 ओम होना चाहिए, इससे अधिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो यदि हम अर्थिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिरोध है कितना होना चाहिए, 5 ओम, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे लगाना है या फिर इसको लगा के आप डाउट में पड़ जाएंगे। तो 5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। और कितने मोटाई का होना चाहिए फिर इसकी मोटाई भी, तो मोटाई आप इसमें किससे मेजर करते हैं, उस मीटर से यूज नहीं करते, तो इसको हम SWG से ज़्यादातर मापते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो उसमें स्टैंडर्ड वायर गेज की बात करें हम, तो फिर उसकी जो यदि हम गैल्वेनाइज्ड के लेना चाहते हैं, GI के लेना चाहते हैं, तो उसमें हम फिर किसका यूज करेंगे, वह गैल्वेनाइज्ड का आपको यूज करेंगे 8 SWG का। कितने का, 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। यदि हम किसका करना चाहते हैं तो GI का।
यदि हम जीआई का नहीं करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं किसका, कॉपर का करना चाहते हैं, तो फिर आपको 10 SWG के मोटाई का आपको यहाँ पास वायर लेना पड़ेगा। किसके लिए, अर्थिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, अर्थिंग की हम बात कर रहे हैं, अर्थिंग के लिए इसको हम बात कर रहे हैं। तो फिर इसको हम इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ इसमें होती है। एक आपको हम बता दें यहाँ पास कि जो आपका नेक्स्ट वायर रहेगा वो रहेगा आपका कैडमियम वायर। कैडमियम वायर की क्या विशेषता है, हम इसको क्यों बताने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पास कैडमियम वायर के बारे में थोड़ा देखना है। तो कैडमियम, इसमें जो कापर था, अभी तक हमारा कापर था, तो कापर में हमको जितनी चाहिए थी तो उसमें वो तन्यता नहीं मिल पा रही थी। तो तन्यता को हम बढ़ाने के लिए हम क्या उसमें मिला दिए हैं, कैडमियम मिला दिए हैं। कैडमियम कापर। तो फिर कैडमियम कापर की क्या विशेषता है, तो कैडमियम कापर में यदि हम कापर में कैडमियम को मिला देते हैं, तो इसमें कापर में क्या होता है कि कापर में आपका 50 से 60% वहाँ पास उसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो कितना, 50 से 60% वहाँ पास मजबूती बढ़ जाती है। तो यदि हम कापर में कैडमियम को मिला दें तो 50 से 60% उसकी मजबूती बढ़ जाती है। लेकिन कैडमियम का प्रतिरोध अच्छा नहीं होता है, कापर का प्रतिरोध अच्छा होता है। तो फिर उसकी 10 से 15% क्या होती है, वहाँ पास प्रतिरोधकता घट जाती है। 10 से 15% वहाँ पास प्रतिरोध उसका घट नहीं जाता, उसकी चालकता घट जाती है, मतलब इतना प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो उसकी चालकता 10 से 15% घट जाती है। लेकिन इसका हम यूज ऐसा क्यों, कहाँ करना चाहते हैं कि हम इसको कापर में कैडमियम मिलाने की हमको आवश्यकता पड़ी, तो इसका हम यूज करना वहाँ चाहते हैं कि टेलीग्राम जो होता है, टेलीग्राम की जो लाइनें होती हैं, तो वहाँ टेलीग्राम में हम इसका यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको बनाए यहाँ पास। तो इसका यूज जो होगा हम कहाँ करेंगे, टेलीग्राम में करेंगे। टेलीग्राम का नाम आता है, टेलीफोन में करेंगे, टेलीफोन और टेलीग्राफ में। टेलीफोन और टेलीग्राफ में इसका यूज़ करेंगे। तो हम इसलिए इसको क्या किए हैं, 50 से 60% इसकी तान्यता को बढ़ा लिए हैं। तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं। फ़ोन में जो करेंगे, इसकी जो स्पेन होगी, इसकी दूरी होगी, वो क्या रहेगी, थोड़ा लॉन्ग रहेगी। इसकी लॉन्ग दूरी के लिए करते हैं, किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पोल भी हमको पढ़ने हैं, पोल और सपोर्ट पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा हम टाइम को देख लें कि आपका टाइम तो नहीं हुआ, अरे बिल्कुल आपका टाइम हो गया है। तो इसमें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोल और सपोर्ट। जो पोल और सपोर्ट होते हैं, तो वो जैसे आपके कंक्रीट के हो गए, लकड़ी के हो गए, ये तो टावर के बारे में बेसिकली बताया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पोल और सपोर्ट के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में उसको लेते हैं। आज के लिए इतना ही, आज का टाइम हो गया, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स, अभी तक आपको बने रहने के लिए मेरे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपनी पढ़ाई करें और अपने टारगेट पर पूरा फोकस करें। जो ठीक है, ओके, बाय बाय।